तो इसकी यूनिट है बोर मैग्नेट। अब हम इसको दूसरे अदर एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए मैंने लिखा स्कैंडियम +3, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। सब पे चार्ज क्या है? +2 +2 +2 +2 +2। सब पे चार्ज क्या है? +2। अब हमें ये कंडीशंस मिलती है, आपको क्वेश्चन मिलता है इस तरह से कि Cr+2 का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, Mn+2 का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, Zn+2 के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा। तो हमने कहा जो भी चुंबकीय आघूर्ण है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? n पर। और n क्या है यहाँ पर? तो आपने कहा n यहाँ पर d कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। n क्या है हमारे पास? d कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हमने देखा स्कैंडियम में n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये इस पर्टिकुलर आयन के लिए कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो मैंने यहाँ लिख दिए। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है? म्यू की वैल्यू निकालनी है। और म्यू निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है? म्यू इक्वल्स टू n कोष्टक में n+2 का अंडररूट। इस फॉर्मूले के बेस पे म्यू क्या है भाई? ये लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वापस से नोट कर देते हैं इसको। म्यू इक्वल्स टू n कोष्टक में n+2। अब यहाँ n की वैल्यू क्या रखूँ? 0। तो जब n की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा? 0.0। 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 2, 3, 4, 5 रखोगे तो 5। जब आप इसको सोल्व आउट करते हो फॉर्मूला रख के तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आती है? 0 होगा तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3, 4, 5 और 4 है तो क्या आएगा? बोलो 4, 3, 2, 1 और 0 है तो 0। सबके आगे पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा। यहां वैल्यू आएगी 7, 8, 8, फिर आएगा 9, 9, 9, फिर वापस से 8, 8 और 7। ये सबसे सिंपल तरीका है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं तो वहां आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन में आपको 2-2 आयन दिए जाते हैं। तो 2-2 आयन दिए जाए, आप 8 को पर्टिकुलर आपको सोल्व आउट करना तो बहुत टाइम लगता है। इसलिए सिंपल सा तरीका है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 होगा, चुंबकीय आघूर्ण 1.7, 2 होगा 2.8, 3 है 3.8, 4 है 4.9, 5 है 5.9। बाद में वापस से रिपीट हो रहा है। ठीक बात है। देखिए अब हम ऊपर बात कर चुके थे कि जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है उन्हें प्रतिचुंबकीय बोला जाता है, और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको अनुचुंबकीय बोला जाता है। मतलब मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन हमने लिखा, क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से प्रतिचुंबकीय है, निम्न में से प्रतिचुंबकीय स्पीशीज कौन सी है? तो प्रतिचुंबकीय स्पीशीज देखनी है। आपको ऑप्शन मिला स्कैंडियम +2, ऑप्शन बी मिला Fe+2, ऑप्शन सी मिला Zn+2 और ऑप्शन डी मिला Cu+2। तो हमने कहा स्कैंडियम +2, Fe+2, Cu+2, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम +2 में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो हम बोलेंगे इसमें 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो हम बोलेंगे Fe+2 में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जिंक में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 0। और Cu+2 में कितने? 1। कौन सी स्पीशीज पूछी गई है? प्रतिचुंबकीय। आंसर क्या होगा? Zn+2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। हम डी खंड के जनरल प्रॉपर्टी सामान्य गुणधर्मों की बात कर रहे हैं, और सामान्य गुणधर्मों में हमारा जो अगला टॉपिक है 7 नंबर, वो है संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। देखिए कोई भी धातु या कोई भी धातु आयन उसी केस में संकुल बना सकता है जब उसके पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो। और वो प्रॉपर्टी क्या है? धातु आयन का आकार छोटा होना चाहिए, धातु आयन पर उच्च आयनिक आवेश होना चाहिए, ठीक बात है, और वो क्रिया कारक के साथ आसानी से बंध बना सकता हो, या उसके साथ जो भी अदर एटम या आयन उसके साथ प्रेजेंट है
वो उसके साथ आसानी से बंधे बना सकता है। ये सारी कंडीशन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, क्योंकि इनमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक पाया जाता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक बात। दूसरी चीज हम ये बात करें कि इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है। उस रिक्त डी कक्षक में ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, इस कारण ये आसानी से क्या कर सकते हैं, संकुल का निर्माण कर सकते हैं। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि डी खंड के तत्वों में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति, डी खंड के तत्वों में किसकी प्रवृत्ति, संकुल निर्माण, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति सबसे अधिक या बहुत अधिक पाई जाती है। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। और अधिक होने के पीछे क्या कारण है, इसके पीछे 4 रीजन है। और वो रीजन क्या है, पहला रीजन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हम यहाँ बात कर लेते हैं। नंबर 1, धातु आयन का छोटा आकार। पहला रीजन क्या है, धातु आयन का छोटा आकार। दूसरा रीजन, धातु पर उच्च आयनिक आवेश। थर्ड पॉइंट है रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति। और फोर्थ है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण। इन 4 कारणों से डी खंड के तत्व आसानी से संकुल का निर्माण कर लेते हैं और आसानी से संकुल बनाते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ऊपर हमने बात करी थी कि भूरी वलय परीक्षण के दौरान FeH2O 5NO+2SO ये एक संकुल बनता है। संकुल का मीन समझिए। संकुल का मतलब हम आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में, क्योंकि वहां जितने भी सोल्ट है उनको कॉम्प्लेक्स सोल्ट की कैटेगरी में रखा गया है, संकुल लवणों की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ हम बात करें ये संकुल क्यों है। संकुल इसलिए है क्योंकि यहाँ ये एक धातु है M किसका वर्क कर रहे हैं, मेटल का, धातु का। जबकि ये जो बची हुई स्पीसीज है, इन सारी स्पीसीज को क्या बोलेंगे हम, लिगेंड बोलेंगे। और ये जो है इसको हम सामान्य आयन, कॉमन आयन बोलते हैं, सामान्य आयन बोलेंगे। इसलिए इस पूरे कंपाउंड को मिला के मैं कॉम्प्लेक्स बोल सकता हूँ। डी खंड के तत्व कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, तो देखो जो भी लिगेंड है, लिगेंड वो स्पीसीज होती है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करे, जो आसानी से क्या करे, इलेक्ट्रॉन दान कर सकती है। इलेक्ट्रॉन दान करने वाली जो स्पीसीज है वो लिगेंड है। अब हमने कहा डी खंड के तत्वों में ये 4 प्रॉपर्टीज पाई जाती है, 4 गुण होते हैं। रिक्त डी कक्षक है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक है, धातु आयन पर आवेश है और आयन का छोटा आकार है। इसलिए लिगेंड से आसानी से इलेक्ट्रॉन लेके और आसानी से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते। ठीक बात है। हाँ भाई, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 8वें नंबर का जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज में, वो है कलर, रंग। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप जितने भी कंपाउंड्स देखते हैं, जनरली डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक के लगभग सभी कंपाउंड्स कलरफुल होते हैं। आप KMnO4 की बात करो, पर्पल कलर देगा। K2Cr2O7 की बात करो, ऑरेंज कलर का होगा। K2CrO4 की बात करो, येलो कलर का होगा। Mn के कोई भी कंपाउंड की बात करें, जैसे MnCl2 की बात करें तो MnCl2 पिंक कलर का होगा। आयरन के कंपाउंड से ग्रीन कलर शो करेंगे, जब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो लाइट ब्राउन कलर शो करेंगे। ठीक है, तो ये जो कलर है, ये कलर जो है डी ब्लॉक की एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, मतलब एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, एक विशिष्ट गुण है जो डी खंड के तत्वों में पाया जाता है। हमने कलर की बात एस में भी करी, पर एस खंड के तत्व केवल अपने ज्वाला परीक्षण पर कलर प्रदर्शित करते हैं, वो उनकी कैटेगरी कि वो ज्वाला परीक्षण पर देंगे, और ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में भी कलर प्रदर्शित करते हैं। और इनका जो कलर है वो कलर मेनली 3 रीजन से हो सकता है। एक, इस कलर को हम एक्सप्लेन करते हैं डीडी संक्रमण, डीडी ट्रांजिशन के आधार पर। दूसरा एक्सप्लेन होता है आवेश स्थानांतरण के आधार पर, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम के आधार पर।
ठीक बात है। और तीसरा जो कलर एक्सप्लेन करते हैं हम, वो करते हैं पोलराइजेशन, ध्रुवण के आधार। इन तीन आधार पर डी खंड के तत्वों का टोटल कलर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक बात है। जब आप सॉलिड स्टेट में जाते हैं तो वहां इंप्योरिटीज के कारण कलर आता है। ठीक बात है। वो कलर पोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप KMnO4 K2CR2O7 की बात करते हैं तो वहां चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण कलर आता है। पर अगर हम नॉर्मल डी खंड के कंपाउंड्स की या नॉर्मल डी खंड के संकुलों की बात करें तो वो जो कलर है वो कलर किसकी वजह से आता है? डीडी ट्रांजिशन की वजह से आता है, डीडी संक्रमण की वजह से आता है। वो है क्या, पहले हम उसकी बात करते हैं। देखिए, आपने कहा डी ऑर्बिटल्स, ये डी कक्षक है 5, और ये 5 डी कक्षक डीजेनरेट होते हैं, मतलब समभ्रंश कक्षक हैं। कौन से कक्षक है ये? समभ्रंश कक्षक। ये डी कक्षक कैसे हैं? समभ्रंश। समभ्रंश कक्षक मतलब क्या होता है? ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जाएं समान होती है, वो समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। तो ये पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल समभ्रंश कक्षक है। ये जो समभ्रंश कक्षक है, जब इनको लिगेंड फील्ड में रखा जाता है, ऐसे तो इनकी ऊर्जाएं बराबर है, लेकिन जैसे ही इनको लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है, लिगेंड फील्ड की प्रेजेंस में, लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति में, या इन पर लिगेंड फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो इन डी कक्षकों का विभाजन हो जाता है। इन डी कक्षकों की स्प्लिटिंग होती है। उस विभाजन के फलस्वरूप हमारे पास दो तरह के कक्षक बनते हैं। इन कक्षकों को T2G कक्षक और EG क्या बोला जाता है? T2G कक्षक और EG कक्षक बोला जाता है। अलग अलग तरह की स्प्लिटिंग है। ऑक्टाइड्रल के केस में पढ़ोगे तो EG नीचे आएगा, टेट्राइड्रल के केस में T2G नीचे आता है। वो सारी चीजें हम जब CFT पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ आप सिंपली उसको ऐसे समझो कि T2G और EG में डिवाइड होता है। जैसे ही इनको लिगेंड के सेक्टर की उपस्थिति में रखा, ये T2G और EG में डिवाइड होता है। अब हमने कहा मान लो इन कक्षकों में कहीं ना कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित, वही बात आ गई पुरानी वाली कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश से प्रकाश को अवशोषित करेगा, ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और एक एनर्जी लेवल से दूसरे, मतलब एक कक्षक से दूसरे कक्षक में ट्रांसफर होगा। लेकिन मान लो मैंने ऐसे कहा ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेता है। जो एनर्जी है वो किससे रिलेटेड होगी? जो प्रकाश और ऊर्जा है वो किससे संबंधित है? दृश्य प्रकाश क्षेत्र से संबंधित है। और आप सबको पता है दृश्य प्रकाश में VIBGYOR ये कलर है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, एनर्जी लेते ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां जाएगा? ऊपर वाले कक्षकों में, अपने से हायर लेवल में गया। जब अपने से हायर लेवल में गया तो वहां अस्थायी है, इस कारण कुछ समय बाद लौट के वापस आएगा। इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां जाना और वापस लौट कर आना, ये जो पूरी प्रोसीजर है, इस पूरी प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? डीडी ट्रांजिशन, डीडी संक्रमण कहा जाए। इस डीडी संक्रमण के कारण उसने इनमें से जिस कलर का प्रकाश अवशोषित किया था जाते समय, यहां से जाते समय जिस कलर का प्रकाश अवशोषित किया था, अब उसके पूरक रंग को उत्सर्जित करेगा। किसको उत्सर्जित करेगा? उसका कप्लीमेंट्री कलर, उसका पूरक रंग आपको प्रदर्शित करेगा, और वो पदार्थ हमें उसी रंग का दिखाई देगा। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीडी संक्रमण कहलाती है। और डीडी संक्रमण के कारण ही ये क्या होते हैं? कलर प्रदर्शित करते हैं। पर डीडी संक्रमण के लिए आपको एक विशेष कंडीशन चाहिए, और वो इस कंडीशन क्या होनी चाहिए? आपके पास क्या उपस्थित होना चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कलर प्रदर्शित होगा, नहीं है तो कलर प्रदर्शित नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, हमने लिखा TiH2O6 ब्रैकेट 1 + 3। एक मैंने लिखा TiH2O6 + 4। हमने कहा TiH2O6 + 3 कलरफुल है, रंगीन है, ऐसे लिख देता हूं। जबकि +4 कैसा है? रंगहीन, कलरलेस है, कलरलेस। क्यों? तो देखो, जब हमने इसकी बात करी, यहाँ H2O, ये H2O किसकी तरह बिहेव कर रहा है? लिगेंड के जैसे। किसके जैसे बिहेव कर रहा है? लिगेंड। लिगेंड है तो इसके डी कक्षकों का विभाजन करेगा। अब आप इस T2G पे जाओ,
यहां Ti कितने ऑक्सीकरण अंक में, क्योंकि H2O उदासीन है, उदासीन है तो इस पर चार्ज क्या हो गया, 0, और 0 है तो ये जो चार्ज है ये किस पर है, इस पे, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, Ti+3। यहाँ क्या लिख दिया मैंने, Ti+3। तो ये Ti+3 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d1 4s0। इसके d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, एक इलेक्ट्रॉन, और वो कैसा है, अयुग्मित। कैसा होगा, अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आओ, जब इसकी बात करें तो हमने कहा यहाँ Ti किस फॉर्म में, +4 की फॉर्म में, यहाँ Ti किस फॉर्म में, +4, और Ti+4 में है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d0 4s0। इसका मतलब इसके d में अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, अनुपस्थित। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो dd ट्रांजिशन, dd संक्रमण नहीं होगा, जबकि यहां dd ट्रांजिशन पॉसिबल है। यहां dd ट्रांजिशन क्या है, पॉसिबल है, जबकि यहां पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं TiH2O6+3 एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण dd संक्रमण दर्शाता है, इसलिए कलर प्रदर्शित करेगा, जबकि TiH2O6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण dd संक्रमण नहीं दर्शाएगा और इसमें कोई कलर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप सोल्व आउट करके बताओ। क्वेश्चन है हमारा CuSO4 और एक मैंने लिखा हाइड्रेटेड, जलीय, हाइड्रेटेड CuSO4। हमने कहा ये तो है कलरलेस और ये है ब्लू, ब्लू कलर, वाई। कलरलेस है, वो ब्लू कलर का है, हाँ ये कलरलेस है और ये ब्लू कलर का है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ CuSO, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास Cu+2SO4-2 दो तरह के आयन मिलेंगे। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहाँ लिगेंड क्या है, अनुपस्थित है। लिगेंड क्या है, अनुपस्थित, क्योंकि इसको मैं बोलता हूँ ये एक प्रकार का सामान्य लवण है, और सामान्य लवण वो होता है जिसमें लिगेंड नहीं होते। तो ये लिगेंड अनुपस्थित है, लिगेंड अनुपस्थित होगा तो dd संक्रमण भी नहीं होगा। dd संक्रमण नहीं होगा तो हम कहेंगे कलर भी नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं पाएगा। इसमें आइए, हमने कहा हाइड्रेटेड, जलीय, तो हाइड्रेटेड है तो जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, इस हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को इस तरह से लिखा जाता है CuSO4.5H2। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, कौन सी फॉर्म में, हाइड्रेटेड फॉर्म में। या तो मैं इसको ऐसे लिखूं, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CuH2O4 ब्रैकेट बंद SO4.H2। ठीक बात है। यहां 4 क्यों लिखा, क्योंकि हम ये बात करते हैं कि कॉपर जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। किसमें करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए मैंने यहाँ इसका फॉर्मूला क्या लिखा, CuH2O4। SO4 यहाँ कॉमन आयन हो गया और ये H2O हाइड्रेटेड हो गया। आपने कई बार देखा होगा किसी कंपाउंड में नमी होती है, या उसमें जैसे हम ये कह सकते हैं क्रिस्टलीय जल, तो ये वो वाटर है जो क्रिस्टलीय फॉर्म में है, बट ये H2O वो है जो लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें लिगेंड उपस्थित है। इसमें क्या उपस्थित है, लिगेंड उपस्थित है। और जब लिगेंड उपस्थित होंगे
तो वो लिगेंड डी कक्षकों का क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, डी कक्षकों का विभाजन होगा, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, डी संक्रमण होगा, डी संक्रमण होगा। और जब डी संक्रमण होगा तो उस डी संक्रमण के कारण इसका क्या होगा, ब्लू कलर, नीला रंग पाया जाए। इसलिए कहते हैं कि कॉपर सल्फेट रंगहीन होता है, जबकि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जलीय कॉपर सल्फेट जो है वो कैसा होता है, या जलयोजित कॉपर सल्फेट जो है वो कैसा होता है, नीले रंग का होता है, क्योंकि इसमें डी संक्रमण पाया जाता है। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मैंने आपको कोई बहुत सारे आयन लिख के दे दिए, जैसे मान लो मैंने कहा स्कैंडियम +3 लिख दिया, Cu+2 लिख दिया, Zn+2 लिख दिया, ये आयन लिखे, या इनके साथ में लिख दिया Fe+2 Mn+2। अब आपको मुझे ये बताना है इनमें से कौन कौन सा आयन कलर प्रदर्शित कर सकता है, किस किस में कलर होगा, स्कैंडियम +3, कॉपर +2, Zn+2, Fe+2, Mn+2, इनमें से किस किस में कलर प्रदर्शित हो सकता है। तो देखिए कलर उसी में होगा जिसमें क्या पाए जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें कलर होगा, बाकी में कलर नहीं होगा। देखिए स्कैंडियम, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी, मतलब ये कलर प्रदर्शित नहीं करेगा। Cu+2 1 होगी, कलर प्रदर्शित कर सकता है। Zn+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, D10 विन्यास है, इसलिए कलर प्रदर्शित नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। तो कौन कौन कलर प्रदर्शित करेगा, Cu+2, Fe+2, Mn+2। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मिश्र धातु का निर्माण, मिश्र धातुओं का निर्माण, किसका निर्माण, मिश्र धातुओं का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डी खंड के तत्वों का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स भी है, क्योंकि देखिए आप जितनी भी एलॉयज पढ़ते हैं, जितनी भी मिश्र धातुएं पढ़ते हैं, उन मिश्र धातुओं में से ज्यादातर मिश्र धातुएं डी खंड के तत्वों द्वारा बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, उसका सबसे बेसिक रीजन है, ये जो डी खंड के तत्व हैं, इन डी खंड के तत्वों की त्रिज्या में, इनकी जो एटॉमिक रेडियस है, परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, इनकी त्रिज्या में बहुत कम अंतर पाया जाता है। त्रिज्या में क्या पाया जाता है, बहुत कम अंतर पाया जाता है, और अंतर कम होने के कारण ये आसानी से किसका निर्माण कर लेते हैं, मिश्र धातुओं का निर्माण कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 1 की बात करें, पहला एग्जांपल मैंने लिखा पीतल, दूसरा एग्जांपल कांसा, तीसरा एग्जांपल मैंने लिखा गन मेटल, और चौथा एग्जांपल मैंने लिखा जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। देखिए पीतल, इसमें कॉपर और Zn होगा, कांसे में कॉपर और Sn होगा, गन मेटल में यहां से कॉपर कॉमन ले लो दोनों में से और दोनों को लिख दो Sn+Zn। ठीक बात है, कॉपर Sn Zn होगा, और जर्मन सिल्वर क्या है, इसमें कॉपर तो हो गई, Zn होगा और Ni होगा, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। ठीक बात है। अच्छा, तो मैंने आपसे कहा डी खंड के तत्व मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं क्योंकि उनकी त्रिज्याओं में बहुत कम अंतर पाया जाता है। ठीक बात है। अब मिश्र धातु है क्या, उसकी बात करें तो हम ये बात करते हैं कि 2 या 2 से अधिक धातुओं का सममांगी मिश्रण, 2 या 2 से अधिक धातुओं का सममांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय, उसको ही हम क्या बोल सकते हैं, मिश्र धातु बोल सकते हैं। जैसे मैंने बात करी पीतल, तो यहाँ कॉपर और जिंक दोनों धातु है, दोनों का मिक्सचर मिश्र धातु हो सकता है, ये भी दोनों धातु है, ये भी मिश्र धातु है। तो ये 4 एग्जांपल है इंपॉर्टेंट जो आपको नोट आउट करने हैं। ठीक बात है। हाँ, 10th नंबर हमारा टॉपिक है, 10 नंबर पे हम बात करते हैं अंतराकाशीय यौगिक, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अंतराकाशीय यौगिक।
यौगिकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अंतराकाशीय यौगिक है क्या? तो देखो, जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हमने कहा यहाँ डी ब्लॉक में सारे ही मेटल है, और मेटल है तो वो मेटेलिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे, और जब मेटेलिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो हम ये देखते हैं जनरली कि ये मेटल एटम्स आपस में इस तरह से अटैच होते हैं। मेटल एटम आपस में किस तरह से? इस तरह से अटैच होते हैं। तो जब ये मेटल एटम अटैच होंगे तो इन मेटल एटम के बीच में वैकेंट स्पेस बनेगी। ये देखो, ये जो वैकेंट स्पेस है, इस वैकेंट, इस रिक्त स्थान को अंतराकोशीय स्थल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अंतराकाशीय स्थल। क्या कहा जाता है इसको? इंटरस्टिशियल स्पेस, अंतराकोशीय स्थल कहा जाता है। इस अंतराकोशीय स्थल में जब भी कोई अधातु आकर के जुड़ जाए, क्या आकर के जुड़ जाए? अधातु परमाणु, नॉन मेटल्स क्या जुड़े इसमें आकर के? अधातु परमाणु जुड़े तो बनने वाले यौगिक अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। ये कार्बाइड हो सकते हैं, हाइड्राइड्स हो सकते हैं। ठीक बात है। देखो, अधातु, अधातु कौन कौन हो सकती है? तो हमने कहा इसमें हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ठीक है, इस तरह के अधातु परमाणु आकर के इसमें जुड़ जाए तो बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। अब अंतराकाशीय यौगिक है, ये इसके साथ जुड़ तो गया, बट ये देखा गया कि जैसे ये इसमें अटैच होता है तो यहाँ इनकी स्टाइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, और जो कंपाउंड बनता है, जो अंतराकाशीय यौगिक बनता है, उसके लिए कहा जाता है कि अंतराकाशीय यौगिक जो है वो अरस समीकरण मितीय होते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, अरस समीकरण मितीय होते हैं। कैसे होते हैं? अरस समीकरण मितीय। एक बात। दूसरी बात, ये सामान्य जो धातु है, जनरल जो मेटल है, उन सामान्य धातुओं से कठोर होते हैं। सामान्य धातुओं की तुलना में कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। क्यों कठोर है? क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग बढ़ गई, पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। पहले संकुलन क्षमता जितनी थी, अब रिक्त स्थानों में अधातुओं के जुड़ने से संकुलन क्षमता बढ़ गई। संकुलन क्षमता बढ़ गई तो हम कहेंगे उसमें कठोरता डेवलप हो गई। तो ये सामान्य धातुओं की तुलना में क्या होते हैं? कठोर होते हैं। हम ये बोल सकते हैं ये न तो 100% आयोनिक होंगे, न तो 100% आयोनिक होते हैं, और न 100% कोवेलेंट होते हैं। न तो 100% आयोनिक होंगे और न 100% कोवेलेंट होंगे। इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम यहाँ लिख सकते हैं। पहला एग्जांपल मैंने लिखा Fe, इसके साथ क्या अटैच हो जाए? कार्बन, तो इसको आप बोलते हो स्टील। क्या बोलते हो आप इसको? स्टील। और एक हम बात करें Fe, और Fe के साथ क्या अटैच हो जाए? कार्बन अटैच हो, लेकिन Fe किस फॉर्म में हो? Fe3C। मैंने कहा ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक अरस समीकरण में थी, तो आप बैलेंस करने की कोशिश नहीं करें। आप ये नहीं करें कि नहीं 100% हम इसको बैलेंस करें, तो क्योंकि इनमें कैरेक्टर है अरस समीकरण में। तो दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक मैंने कहा Fe प्लस कार्बन, तो क्या बनेगा? स्टील। और एक मैंने कहा Fe3C, तो इसको बोलते हैं सीमेंटाइट। सीमेंटाइट, क्या बोलेंगे इसको? सीमेंटाइट। और ये कार्बन की सबसे कठोर स्थिति है। मतलब Fe में जब मैंने कार्बन मिलाया और वो Fe3C की फॉर्म में हो गया, तो ये जो आयरन है, ये लोहा यहाँ पर है, वो लोहे का सबसे कठोरतम रूप होगा, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक बात है। तो ये दो एग्जांपल आपको यहाँ से नोट करने हैं। इसमें एक न्यूमेरिकल फॉर्म का क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल सकता है, जो वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन कैसा मिलता है? देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है Fe 0.93O, ये दे दिया आपको। इसका मतलब या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड है ये। क्यों है? क्योंकि Fe तो पूरा एक, Fe तो 0.93 है, बट ऑक्सीजन कितना है? 1। तो क्या दोनों इक्वल है? क्या नहीं है। दोनों का चार्ज इक्वल है? क्या वो भी नहीं है। तो क्वेश्चन ये दिया जाता है Fe 0.93O में Fe+2 व Fe+3 का प्रतिशत क्या होगा? क्या पूछा जाता है? इनका परसेंटेज क्या है? परसेंटेज रेशियो आपसे पूछा जाता है। Fe 0.93O में Fe+2 और Fe+3 का परसेंटेज रेशियो क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन आपको NCERT सॉलिड स्टेट चैप्टर में लास्ट में दिया हुआ है। वहां निकल Ni का एग्जांपल देके दिया हुआ है। ठीक है, आप इसकी जगह Ni भी ले सकते हैं। हम एक और एग्जांपल सोल्व करें। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको क्या करना है?
देखिए यहाँ एफी कितना है 0.93, बट आपको इनडायरेक्टली ये बोलोगे +2 +3 दो फॉर्म में प्रेजेंट है। तो देखिए मैं ये मान लूं कि एफी +2, माना एफी +2 कितना है, एफी +2 x है, तो एफी +3 कितना हो जाएगा 0.93 माइनस x हो जाएगा क्या। अब हमने कहा ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन पे चार्ज आपको पता है 2 होता है, और किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होना चाहिए। दोनों तरफ आवेश बराबर हो गया तो हम कहेंगे कंपाउंड पूरी तरह स्टेबल हो सकता है। तो हमने ये कहा ये जो ऑक्सीजन है इस पर चार्ज कितना है 2, माइनस का 2 चार्ज है क्योंकि ये अधातु है इसलिए -2 आएगा। पर हम क्वेश्चन सोल्व करते टाइम इसका चार्ज कितना मानेंगे 2। तो देख जब इसका चार्ज 2 माना तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, Fe पर कितना चार्ज है 2 और Fe कितना है x, तो कितना हो गया भाई टोटल बोलो x किससे मल्टीप्लाई हो गया +2 से, प्लस यहां कितना है +3, ये किससे मल्टीप्लाई हो गया 0.93 माइनस x से, और इक्वल टू मैंने यहाँ क्या रख दिया 2। तो देखो जब मैंने इसका चार्ज हटा दिया तो मैं यहाँ से इस +3 +2 का चार्ज भी हटा सकता हूँ। मैंने कहा x ये Fe +2 का चार्ज हो गया, ये Fe +3 का चार्ज हो गया। इसको सोल्व आउट करें तो ये कितना हो गया 2x प्लस कितना हो गया 9 2.79, ये कितना हो गया माइनस का 3x इक्वल टू कितना हो गया 2, 2x और 3x को कैंसिल आउट कितना बच गया x 2.79 माइनस x इक्वल टू 2, ये उधर जाएगा तो कितना हो गया -x इक्वल टू माइनस का 0.79, या इसको ऐसे लिख दूं x बराबर 0.79, x कितना है मेरे पास 0.79। जब x 0.79 आया तो Fe +2 कितना है भाई 0.79 है, तो Fe +3 कितना होगा, अब 0.98 में से इसको माइनस कर दो कितना बच गया 0.14। अब देखो ये 0.14 बचा, आपको परसेंटेज देखना है, आपको क्या देखना है परसेंटेज, ये वैल्यू परसेंटेज की नहीं है क्योंकि परसेंटेज आप किसमें से देखेंगे 0.93 में से देखेंगे। तो देखो परसेंटेज ऑफ Fe +2 इज कितना होगा बोलो कितना आया 0.79 अपॉन में 0.93 इंटू 100, यहां से इसका आएगा, एंड परसेंटेज ऑफ Fe +3 इज कितना होगा 0.14 अपॉन 0.93 इंटू 100, यहां से इसका ये वैल्यू जो आएगी ये आपकी परसेंटेज वैल्यू को शो करेगी। ठीक बात।